कल मैंने लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड डिफाइन किया था फॉर एनी सेट. सो लेट्स डू सम क्वेश्चंस of computation of these things. So let S be a set consisting of all points of this type n over n plus 1 such that n is a natural number. Find least upper bound and greatest lower bound for this set. Solution. So we have, if we substitute values of n as 1, 2, 3, 4, let's see what we are getting. So if n equal to 1, we get 1 by 2. When n is 2, we get 2 by 3. Similarly, 3 by 4, 4 by 5, so on up to. So these numbers are increasing. So this is 0.1, this next one is 0.6, and so on. Next one is 0.75, and so on. So numbers are increasing. So पहले इसके लोअर बाउंड और अपर बाउंड देखें, उसके बाद हम इसकी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की, जो लोअर बाउंड में से सबसे बड़ी लोअर बाउंड है, और जो अपर बाउंड में से सबसे छोटी अपर बाउंड है, लीस्ट अपर बाउंड, वो दो चीजें कैलकुलेट करेंगे. क्लियरली, फॉर ऑल x in S, we have x is greater than or equal to 1/2, कि S सेट के जितने एलिमेंट्स हैं वो 1/2 से बड़े हैं, क्योंकि 1/2 से तो शुरू ही हो रहे हैं. सो पहला एलिमेंट 1/2 है, दूसरा उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा है, फिर उसके बड़ा है. सो एलिमेंट्स आर in increasing order. And also notice that you will never reach at 1. Numbers are less than 1, क्योंकि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से हमेशा छोटा रहेगा. तो जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो द फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन 1. तो इसका मतलब इस सेट की लोअर बाउंड तो मेरे को पता चल गई 1/2 है, अपर बाउंड 1 है. तो अब जितनी भी लोअर बाउंड्स है, उन सब में से जो सबसे बड़ी लोअर बाउंड है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इज इक्वल टू दिस नंबर हाफ. वो हाफ क्यों है? क्योंकि हाफ से बड़ा नंबर इस सेट की लोअर बाउंड नहीं हो सकता. तो सेट के सारे एलिमेंट जो है 1 से छोटे हैं, इसका मतलब 1 अपर बाउंड है. तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या 1 से छोटा नंबर भी अपर बाउंड हो सकता है? अगर 1 से छोटा नंबर इस सेट की अपर बाउंड नहीं हो सकता, तो मैं कहूंगा कि 1 इज द लीस्ट अपर बाउंड. पर अब ये कैसे चेक करें कि ये 1 से छोटा नंबर इस सेट की अपर बाउंड हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो अब वो देखें कि कैसे करना है. सो मैं कहता हूं कि लेट यू बी द लीस्ट अपर बाउंड फॉर द set S and u is less than 1. ये मैंने एज्यूम कर लिया. तो अगर मैंने कुछ चीज गलत एज्यूम की होगी तो कोई कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगी. तो पिक्चर में भी देखिए कि मैं क्या करने जा रहा हूं कि ये मेरा नंबर है 1, सेट के सारे एलिमेंट वो इधर पड़े हैं पीछे, कि 1/2 से शुरू होते हैं, उसके बाद ये 2/3 है, उसके बाद ये 3/4 है, उसके बाद 4/5 है. सो नंबर्स जो हैं वो इधर चले हुए हैं 1 के पास. तो मैंने क्या किया, एक यू नंबर ले लिया जो कि 1 से छोटा है. तो अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि u इज नॉट एन अपर बाउंड फॉर एनी u,
तो इससे ये प्रूव हो जाएगा कि वन इज द लीस्ट अपर बाउंड, कि वन से छोटा नंबर अपर बाउंड नहीं हो सकता। तो अब ये कैसे प्रूव करें कि ये यू अपर बाउंड नहीं है इस सेट की? तो मैं क्या करूंगा, ये जो डिफरेंस आपको दिख रहा है यू से लेके वन तक, इस डिफरेंस के अंदर अगर मैं कोई एलिमेंट इस टाइप का फाइंड आउट कर दूं, एम ओवर एम प्लस वन फॉर ऑल यू, कि यू जितना मर्जी क्लोज ले लो वन के पास, एवरी टाइम आई विल गिव some element of type m over m plus 1, it means u is not upper bound for this set। तो अब ये आर्किमिडियन प्रिंसिपल यूज करके मैं ये वाला नंबर फाइंड आउट करके दिखाऊंगा आपको, u से बड़ा और वन से छोटा, और ये सेट का एलिमेंट भी होना चाहिए वो नंबर। तो अब मैं कहता हूं बाय आर्किमिडियन प्रिंसिपल वी हैव सम m belongs to natural number n such that m times 1 is bigger than, वो जो नंबर a लिया है इस आर्किमिडियन प्रिंसिपल में, ये ऊपर देखिए जो उसको मैं सर्कल किया a, अब a की जगह मैंने वहां 1 लगा लिया है, और जो नंबर b है वो b की जगह पे मैं ये नंबर लगा लेता हूं u ओवर 1 - u कौन सा नंबर है जिसको मैंने एज्यूम किया है, कि मैंने मान लिया कि ये लीस्ट अपर बाउंड है, उस u को 1 - u से डिवाइड करके उसको एज्यूम कर लिया b, वन को एज्यूम कर लिया a। आर्किमिडियन प्रिंसिपल इज टेलिंग मी दैट आई कैन फाइंड सम नेचुरल नंबर m सच दैट m इंटू वन इज ग्रेटर देन दिस नंबर। अच्छा, उसके बाद मैं कहता हूं कि वन ऐड कर दो दोनों साइड। तो वन ऐड करने से मेरे पास आ गया m प्लस वन इज ग्रेटर देन u ओवर 1 - u प्लस वन। तो इसको हमने सॉल्व किया तो मेरे पास आएगा u प्लस 1 - u ओवर 1 - u, तो ये कैंसिल हो गया, सो दिस इज 1/1 - u। अब इसका रेसिप्रोकल कर दें। तो मैंने ये बताया था कि अगर इनइक्वालिटी है उसका रेसिप्रोकल करें तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, 1/m+1 विल बी लेस देन, इसका भी इधर रेसिप्रोकल कर दिया, 1 - u। तो अब क्या करें कि ये जो u है इसको ट्रांसपोज कर लें इस साइड में, 1/1 + m को ट्रांसपोज कर दें दूसरी साइड में, तो u हो जाएगा इधर आके पॉजिटिव इज लेस देन 1 - 1/m+1, वो इधर आ जाएगा। सो दिस थिंग इज इक्वल टू यहाँ पे m+1 -1/m+1, ये वन और वन कट गया, तो मेरे पास आ गया m/m+1 फॉर सम m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो देखिए मैंने क्या प्रूव कर दिया कि u इज लेस देन m/m+1 फॉर सम m बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और यही तो मैं प्रूव करना चाह रहा था। अब ऊपर देखिए ये कि मैंने यही प्रूव करना था कि मैं u कितना भी क्लोज ले लूं वन के पास, तो आई कैन ऑलवेज फाइंड an element of this type m over m+1 which is element of s। So it means for every u some element of s is bigger than u, it means u is not an upper bound, so therefore 1 is the least upper bound of this set। तो इस तरह से आपने ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड्स जो हैं वो सेट्स की कंप्यूट करनी है। एक क्वेश्चन और करके दिखा देता हूं इसी तरह कि मान लीजिए अब मेरे पास ये सेट है s इज इक्वल टू 2 - x over 1 - x such that x is greater than 0 and x is not equal to 1। x 1 क्यों नहीं ले सकते कि अगर 1 पुट करेंगे तो समथिंग ओवर 0 आ जाएगा विच इज नॉट डिफाइंड। तो
एक्स में सारे पॉजिटिव नंबर लेने हैं एक्सेप्ट वन, ये मेरा सेट है। तो अब मैं कहता हूं कि फाइंड लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो ये जो लीस्ट अपर बाउंड है वो इस साइड पे है, लीस्ट अपर बाउंड में से सबसे छोटे, और जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो इस साइड पे है, लोअर बाउंड में से सबसे बड़ी, और बीच में मेरा ये सेट एस आना चाहिए। और ये लीस्ट अपर बाउंड तभी एग्जिस्ट करती है अगर मेरा सेट बाउंडेड है, कि यहाँ पे इसकी कोई अपर बाउंड होनी चाहिए, अपर बाउंड। तो फिर उसके बाद मैं अपर बाउंड में से सबसे छोटी अपर बाउंड फाइंड आउट करूंगा। इसी तरह यहाँ पे इधर कोई लोअर बाउंड होनी चाहिए, फिर जितनी भी लोअर बाउंड्स हैं उन सब में से मैं सबसे बड़ी लोअर बाउंड फाइंड आउट करूंगा। और अगर ये अपर बाउंड ही एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर लीस्ट अपर बाउंड तो एग्जिस्ट नहीं करेगी। सिमिलरली अगर लोअर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो अब कहता हूं कि लेट y इज इक्वल टू 2 - x/1 - x। अच्छा, जो पिछले वाला क्वेश्चन था ना, उसमें यहाँ पे जो x है, यहाँ n लिखा हुआ था, वहां पे उस पे कंडीशन दी हुई थी कि वो n नेचुरल नंबर था। तो मैंने n को वैल्यू 1 2 3 4 पुट करके सेट के एलिमेंट्स लिख लिए थे। अब यहाँ पे जो है वो x नेचुरल नंबर नहीं है, x इज एनी रियल नंबर। सो जब x रियल नंबर दिया है तो मैं इस सेट के एलिमेंट नहीं लिख सकता कि मैं अगर x जीरो से बड़ा लूं। अब जीरो से बड़ा कितना बड़ा लूं, 1/10 ले लूं, 1/100 ले लूं, 1/1000 ले लूं, या 2/10, 3/10, 4/10, या 3/1000। सो कहाँ से शुरू करें? तो ये इसलिए इस सेट के हम सारे एलिमेंट जो हैं वो उस तरह नहीं लिख सकते जिस तरह वो पिछले वाले सेट में मैंने लिख दिया था। तो मेरे पास आ जाएगा y - yx is equal to 2 - x। so this implies ये x इधर ले आए, x - yx, और y उधर सब्ट्रैक्ट कर दे, दिस इज 2 - y। so this implies 1 - y into x is equal to 2 - y। so this implies x is equal to 2 - y over 1 - y। अच्छा जी, अब मेरे पास ये जो x की वैल्यू दी है उसको मैंने यूज करना है। मैंने x इन टर्म्स ऑफ y लिख दिया, पर x तो मेरे को पता है, x क्या पता है कि x इज ग्रेटर देन 0 एंड x इज नॉट इक्वल टू 1। तो अब इस चीज को मैं यूज करने जा रहा हूं। सो x ग्रेटर देन 0 का मतलब है x ग्रेटर देन 0 implies this 2 - y over 1 - y is greater than 0। अच्छा, दिस implies, अब ना ऊपर से एक नेगेटिव कॉमन ले लो, नीचे से भी एक नेगेटिव कॉमन ले लो, तो मैं इसको y - 2 ओवर y - 1 भी लिख सकता हूँ। सो दिस थिंग इज ग्रेटर देन 0। वो -1 - 1 मैंने काट दिया। अब एक चीज नोटिस करिए कि अगर किसी कोशेंट का साइन पॉजिटिव है, वो किस केस में पॉजिटिव हो सकता है? कि या तो ऊपर और नीचे दोनों चीजें पॉजिटिव हो, पॉजिटिव और पॉजिटिव इज पॉजिटिव, और दोनों चीजें जो है वो नेगेटिव हो सकती है, कि ऊपर भी नेगेटिव नीचे भी नेगेटिव। सो नेगेटिव ओवर नेगेटिव इज पॉजिटिव। तो इसका मतलब कि अगर मैं दोनों फैक्टर की प्रोडक्ट कर दूं, ये जिनकी ये कोशेंट है जो किया हुआ, अगर मैं इन दोनों की प्रोडक्ट कर दूं तो भी उनका साइन पॉजिटिव ही रहेगा। कि अगर ये दोनों पॉजिटिव है, इनकी प्रोडक्ट कर दे तो उसके बाद भी पॉजिटिव आएगा। अगर ये दोनों नेगेटिव है, मैं इनकी प्रोडक्ट कर दूं तो भी मेरा साइन पॉजिटिव आएगा। तो आई कैन राइट दिस थिंग एज y - 1 इंटू y - 2 इज ग्रेटर देन 0। कि अगर ये दोनों ऊपर नीचे वाली चीजें पॉजिटिव है तो प्रोडक्ट करने से भी पॉजिटिव रहेगा। अब प्रोडक्ट करने से पॉजिटिव रहा तो कल मैंने एक ये चीज बताई थी, ये इनइक्वालिटी,
वेरी फर्स्ट डे बताई थी कि अगर मेरे पास ये रियल लाइन है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और मेरे पास इस तरह की कोई इनइक्वालिटी दी हुई है, तो मैंने ये चेक करना है कि y जो है वो कौन से इंटरवल को बिलोंग कर सकता है। तो कैसे करना है कि पहले ये जो नंबर दिए हुए हैं 1 2, ये आपने यहाँ पे लगा लेने हैं 1 2। यहाँ पे वर्टिकल लाइंस जो है ऐसे ड्रा कर लेनी है। अब मेरे पास तीन रीजन्स बन गए, 1 2 3। वो वाला रीजन सिलेक्ट करना है इसमें से जिसके लिए ये वाली इनइक्वालिटी जो है वो सेटिस्फाई हो रही हो। अब ये जो पहले वाला रीजन है इधर, इसमें क्या है ना, इस रीजन में y is greater than 2. When y is greater than 2, this factor is positive. Y is greater than 1, this factor is positive. So product is positive. तो मेरी इनइक्वालिटी जो है वो पहले वाले रीजन में सेटिस्फाइड है, इधर इनइक्वालिटी का जवाब पॉजिटिव आ रहा है। दूसरे वाले रीजन में when y lies between 1 and 2, तो y 1 से बड़ा है तो ये वाला फैक्टर तो पॉजिटिव है, y 2 से छोटा हो गया तो ये नेगेटिव हो गया, तो ये पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, इसमें नेगेटिव आया। तो इसका मतलब ये वाला रीजन मैंने कंसिडर नहीं करना, क्योंकि मेरी इनइक्वालिटी तो पॉजिटिव होनी चाहिए। और ये थर्ड वाला रीजन, इसमें देखें y इज लेस देन 1, सो ए नंबर विच इज लेस देन 1 इज ऑल्सो लेस देन 2। सो लेस देन 1 की वजह से ये पहले वाला साइन भी नेगेटिव है, दूसरे वाला साइन भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज पॉजिटिव, तो मैं तो पॉजिटिव ही चाह रहा हूं। तो इसका मतलब मेरा ये वाला रीजन भी है। तो अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ वेन एवर दिस हैपन्स y-1 y-2, दिस वुड इम्प्लाई y बिलोंग्स टू दिस थिंग। ये माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक यूनियन, फिर ये 1 और 2 के बीच y की वैल्यू नहीं आ सकती, क्योंकि अगर 1 और 2 के बीच y की वैल्यू कंसिडर करूंगा तो मेरी ये जो इनइक्वालिटी है वो नेगेटिव बन जाएगी, पर मेरे को तो पॉजिटिव चाहिए ये चीज। तो वो छोड़ दो, उसके बाद टू टू इन्फिनिटी। सो इसका मतलब कि y कैन टेक एनी वैल्यू बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्सेप्ट दिस इंटरवल 1 to 2। कि एक रियल लाइन में से, जो रियल लाइन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, इसमें से ये इंटरवल 1 से 2 मिटा दीजिए, इसको छोड़ के बाकी सारा जो है दिस इज द सॉल्यूशन फॉर वाई। तो लेकिन अगर वाई की वैल्यू मैक्सिमम इन्फिनिटी हो सकती है, तो इसका मतलब वाई इज नॉट बाउंडेड from above. Similarly, if y can take value as small as possible, that is, it can goes up to minus infinity, it means y is not bounded below. तो पर y क्या था, y मैंने इस चीज को एज्यूम किया था, सेट का जो एलिमेंट है, सेट के एलिमेंट को y लिख लिया था, तो मैंने ये प्रूव कर दिया कि y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 2 to infinity. So this implies y is not bounded. तो अगर बाउंडेड नहीं है तो इसकी लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो we cannot find in this case LUB and GLB such that elements lie between these things। पता चल गया जी। अब मैं आगे चलता हूं थोड़ा सा। अब डेफिनेशन करते हैं लिमिट की। सो नेक्स्ट चैप्टर है लिमिट एंड कंटिन्यूटी। सो नंबर 1 डेफिनेशन इज डेल्टा नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट C belonging to R। सो व्हाट इट मींस, सो मैं कहता हूं कि इफ वी हैव ए रियल नंबर C, then take this interval
सी माइनस डेल्टा टू सी प्लस डेल्टा। डेल्टा इज एनी पॉजिटिव नंबर। इसकी वैल्यू हाफ हो सकती है, 1 हो सकती है, 3 हो सकती है, 10 हो सकती है, 0.1 हो सकती है, कोई भी नंबर। तो जितनी भी डेल्टा की लेंथ है वो डेल्टा लेंथ इस साइड पे ऐड कर दे, और पिछले वाले साइड में ये डेल्टा लेंथ जो है सी में से सब्ट्रैक्ट कर दे, तो मेरे पास एक इंटरवल आ गया। दिस इंटरवल विल बी कॉल्ड डेल्टा नेबरहुड ऑफ पॉइंट सी। तो इसको मैं ये लिखूंगा, एन डेल्टा सी कंसिस्ट ऑफ all x such that x lies between c minus delta to c plus delta। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, all x such that, अगर मैं इसमें c सब्ट्रैक्ट कर दूं, ये जो मैंने इनइक्वालिटी लिखी है, तो मेरे पास आ जाएगा माइनस डेल्टा लेस देन सी, लेस देन एक्स माइनस सी, लेस देन, इधर भी सी सब्ट्रैक्ट कर दिया तो लेस देन डेल्टा। सो दिस थिंग इज, दिस आई कैन राइट एक्स सच दैट, अब मैंने कल ये भी चीज बताई थी कि वेन एवर एक्स माइनस सी लाइज बिटवीन माइनस डेल्टा एंड डेल्टा, या कोई भी नंबर एक्स लाइज बिटवीन माइनस ए एंड ए, इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि दिस मॉड ऑफ दिस नंबर इज लेस देन ए, कि ये दो इनइक्वालिटीज की बजाय एक ही इनइक्वालिटी लिख सकते हैं। तो इन दो की जगह पे मैं ये लिख देता हूं, एक्स माइनस सी का मॉड लेस देन डेल्टा। तो ये मेरी डेफिनेशन है एन डेल्टा सी, कि डेल्टा नेबरहुड ऑफ सी कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉइंट्स विच सेटिस्फाइज दिस इनइक्वालिटी एक्स माइनस सी मॉड लेस देन डेल्टा। और इस इनइक्वालिटी का मतलब मैंने ज्योमेट्रिकली आपको बता दिया। इसका मतलब ये है कि ये जो इंटरवल है सी माइनस डेल्टा टू सी प्लस डेल्टा, दिस कॉन्स्टिट्यूट्स नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट सी। दूसरी डेफिनेशन, डिलीटेड डेल्टा नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट सी। डिलीटेड नेबरहुड का मतलब है कि सी की नेबरहुड में से सी पॉइंट को इरेज कर दो, बाकी जो सी के लेफ्ट साइड पे जो कुछ बच गया, सी के राइट साइड पे जो कुछ बच गया, उसकी यूनियन कर दो। दैट विल बी कॉल्ड डिलीटेड नेबरहुड ऑफ पॉइंट सी। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, डिलीटेड एन डेल्टा सी will be equal to all x such that 0 less than x minus c का मॉड लेस देन डेल्टा। ये डेफिनेशन है। ऊपर वाले चीज में और इधर मैंने क्या डिफरेंस डाला है, यहां पे मैंने ये नहीं लिखा कि ये मॉड जो है वो ग्रेटर देन जीरो रहना चाहिए। इसका मतलब मॉड कैन टेक वैल्यू जीरो हेयर। तो जीरो वैल्यू कब आ सकती है? जब मैं एक्स को सी पुट कर लूंगा। तो इसका मतलब हेयर एक्स कैन टेक वैल्यू सी। पर इधर मैंने ये कंडीशन लगा दी है कि दिस मॉड इज ग्रेटर देन जीरो। तो इसका मतलब अब एक्स जो है वो सी वैल्यू नहीं ले सकता, क्योंकि अगर एक्स को सी पुट कर दिया तो ये चीज तो आ जाएगी जीरो। पर मैं तो ये चाह रहा हूं कि दिस शुड रिमेन ग्रेटर देन जीरो। सो एक्स इज नॉट सी मीन्स आई एम नाउ कंसिडरिंग डिलीटेड नेबरहुड ऑफ पॉइंट सी। तो ये दो डेफिनेशंस को यूज करके अब आगे अपना सारा काम चलना है जी। अब मैंने आपको मतलब बताना है इस चीज का, लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स टेंड टू सी इज एल, मीनिंग ऑफ दिस थिंग। तो पहले इसका मैं ज्योमेट्रिकली थोड़ा मतलब बताता हूं, उसके बाद हम वो डेफिनेशन लिख लेंगे वो नेबरहुड और डिलीटेड नेबरहुड की फॉर्म में। ये मेरे पास एक फंक्शन है, तो हर फंक्शन का कुछ डोमेन होता है और कुछ रेंज होता है। और ये उसके बीच जो फंक्शन है, दिस इज ए रूल विच रिलेट्स एलिमेंट्स ऑफ डोमेन with elements of range in a unique way। अब जो ये एक्सप्रेशन लिखा है,
इसका मतलब ये है कि मान लीजिए यहां पे मेरे पास एक पॉइंट डोमेन में है सी। इस सी की डिलीटेड नेबरहुड में मेरा ये फंक्शन डिफाइंड है कि मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं फंक्शन की इन डिलीटेड नेबरहुड ऑफ सी। सी पे वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं कि नहीं, ये मेरे को नहीं पता। सो फर्स्ट कंडीशन गिवन है कि एफ इज डिफाइंड ऑन सम डिलीटेड नेबरहुड ऑफ सी। दूसरी चीज, एक मेरे पास पॉइंट है एल इस वाई सेट में। अब मैंने ये बताना है कि फंक्शन की लिमिट एज एक्स टेंड टू सी इज एल। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है, इफ यू टेक एनी नेबरहुड ऑफ पॉइंट एल, एनी नेबरहुड से एल प्लस एप्सिलन और इधर एल माइनस एप्सिलन। So if you take any neighborhood of point L corresponding to this neighborhood which you have selected, fixed, corresponding to this selected neighborhood, if you find some deleted neighborhood of point C, C minus delta to C plus delta, such that image of every number here is mapped inside this already chosen neighborhood of L, कि ये पूरी की पूरी जो डिलीटेड डेल्टा नेबरहुड है सी की, उसका अगर एफ इमेज कैलकुलेट करें तो वो हमारे ये जो मैंने पहले से सिलेक्ट करके रखी हुई है एप्सिलन नेबरहुड ऑफ एल, उस नेबरहुड के अंदर आ जाए सारा इमेज। तो मैं कह दूंगा कि लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स टेंड टू सी इज एल। पर अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि भाई कितने साइज की ये नेबरहुड लें, फिर उसका एफ इमेज करें और इस छोटे से इंटरवल के अंदर आ जाए सारा इमेज? तो उसके लिए अब मैं लिखने जा रहा हूं जो मैथमेटिकल लैंग्वेज है कि ये कैसे लिखेंगे और फिर कैसे लिमिट फाइंड आउट करेंगे। फाइंड आउट नहीं, वेरीफाई करेंगे। तो अब देखिए, मैं कहता हूं कि फॉर एनी गिवन एप्सिलन ग्रेटर देन 0, इफ there exists some delta greater than 0 depending upon एप्सिलन। ये जितनी नेबरहुड इधर हमने पहले से सिलेक्ट की है उसके साइज पे डिपेंड करेगा कि मैंने इधर नेबरहुड का साइज कितना रखना है। तो मैं कहता हूं कि फॉर एनी गिवन एप्सिलन ग्रेटर देन 0, इफ देयर एग्जिस्ट सम डेल्टा ग्रेटर देन 0 such that whenever 0 less than x minus c mod less than delta, that is whenever x lies in a deleted neighborhood of c, we must have fx minus l mod less than epsilon, that is fx must lie in epsilon neighborhood of point l। तो अगर ये चीज हो जाए तो हम कहेंगे फंक्शन की लिमिट जो है वो एल है। तो अब मैं जो क्वेश्चन करने जा रहा हूं, आप देखेंगे कि यही दो लाइंस यूज करके मेरे सारे क्वेश्चंस निकलने वाले हैं। तो अब एक क्वेश्चन देखते हैं। शो दैट शो दैट लिमिट x टेंड टू 3 1 minus 3x is equal to -8, कि for any given epsilon greater than 0 we shall find delta। वो डेल्टा हमने फाइंड आउट करके बताना है। सच दैट
whenever x lies in deleted neighborhood of point 3, that is x minus 3 mod less than delta, we must have fx lies in neighborhood of this point minus 8. We must have fx ये है 1 minus 3x minus l, that is plus 8 लेस देन एप्सिलन। तो मैंने ये चीज लेस देन एप्सिलन प्रूव करनी है फॉर सर्टन वैल्यू ऑफ डेल्टा। तो अब मैंने आपको डेल्टा फाइंड आउट करके दिखाना है सच दैट दिस थिंग बिकम्स लेस देन एप्सिलन। तो मैं कहता हूं कि कंसिडर दिस डिफरेंस 1 माइनस 3x माइनस एल, दिस थिंग इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, ये प्लस 8 और ये 1 है, तो दिस इज 9 माइनस 3x का मोड। दिस थिंग यहां से 3 कॉमन ले लें, सो 3 इंटू 3 माइनस एक्स का मोड। अब मैंने ये चीज जो है जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं, इस चीज को प्रूव कब करना है, जब ये वाली चीज ट्रू हो कि जब एक्स सी की डिलीटेड नेबरहुड में हो तब ये चीज होनी चाहिए। तो अब ये कंडीशन मैं यहां पे यूज कर लेता हूं, एक्स माइनस 3 का मॉड शुड बी लेस देन डेल्टा। तो मैं इसको लेस देन 3 की जगह पे 3 लिख लिया और इसकी जगह पे मैं डेल्टा लिख लेता हूं। अच्छा, मैंने ये प्रूव करना था कि ये डिफरेंस जो है वो लेस देन एप्सिलन है, पर प्रूव क्या कर दिया कि दिस इज लेस देन 3 डेल्टा। और डेल्टा की चॉइस मेरे हाथ में है। मैंने ये बोला था कि इधर एक एल का एल माइनस एप्सिलन एल प्लस एप्सिलन ये शुरू पे फिक्स होगी नेबरहुड, इसके कॉरस्पॉन्डिंग सी की डिलीटेड नेबरहुड मैंने फाइंड आउट करनी है, सी माइनस डेल्टा सी प्लस डेल्टा सच दैट द इमेज ऑफ दिस नेबरहुड गोज इनसाइड दिस चूजन नेबरहुड। इसका मतलब ये मैंने फाइंड आउट करना है। तो मैं इसको डेल्टा को सूटेबल क्या रखूं कि ये मॉड लेस देन एप्सिलन आ जाए। तो मैं कहता हूं कि डेल्टा को चूज कर लो एप्सिलन बाय 3, कि जितना साइज इधर हमने पहले सिलेक्ट किया है एल की नेबरहुड का, उसका 1/3 साइज इधर सिलेक्ट कर ले। तो जब 1/3 साइज सिलेक्ट करेंगे तो उसका इमेज ऑटोमेटिकली इसके अंदर आएगा। तो मैं यहाँ डेल्टा की वैल्यू पुट कर देता हूँ, डेल्टा इज एप्सिलन बाय 3, तो ये कट गया, सो दिस इज एप्सिलन। तो मैंने अब आपको प्रूव करके दिखा दिया है कि वेन एवर दिस हैपन्स, दैट इज वेन एवर एक्स लाइज इन डिलीटेड नेबरहुड ऑफ 3, fx lies in neighborhood of point minus 8, fx lies in epsilon neighborhood of this point, so therefore limit of fx is l। तो ऐसा एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगा कि ये क्वेश्चन करने कैसे है। शो दैट एक्स स्क्र minus 1 over x minus 1 limit x tend to 1 is 2 solution। So for any given epsilon greater than 0 there exists delta, वो मैंने फाइंड आउट करना है, such that whenever x minus 1 का mod less than delta and its mod is greater than 0, so whenever x lies in deleted neighborhood of point 1 we have fx minus l का mod, इसको हमने लेस देन एप्सिलॉन प्रूव करना है। तो fx की वैल्यू लगा दो, एक्स स्क्र माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 1 माइनस 2, सो दिस थिंग इज इक्वल टू, ये ऊपर इसके फैक्टर बना दें x प्लस 1 और x माइनस 1, वो x माइनस 1 एक फैक्टर कट जाएगा तो ऊपर आएगा x प्लस 1 माइनस 2
सो दिस इज एक्स माइनस वन का मॉड। अब इस स्टेप को यूज कर लेना है, हर बार ये स्टेप यूज करना है कि x जो है वो डिलीटेड नेबरहुड ऑफ पॉइंट c है। तो यहाँ पे मॉड ऑफ x माइनस वन इज लेस देन डेल्टा है, तो दिस इज लेस देन डेल्टा। मैंने तो प्रूव करना था एफ ऑफ एक्स माइनस एल शुड बी लेस देन एप्सिलन, प्रूव कर दिया कि दिस इज लेस देन डेल्टा। पर डेल्टा के लिए अभी मैंने ये खाना खाली छोड़ा हुआ कि डेल्टा को कितना चूज करूं, तो मैं कहता हूं कि डेल्टा को एप्सिलन ही चूज कर ले, कि जितनी इधर एल की नेबरहुड दी हुई है एल माइनस एप्सिलन टू एल प्लस एप्सिलन, उतने साइज की नेबरहुड सी की चूज कर लो इस केस में, ये सी माइनस एप्सिलन टू सी प्लस एप्सिलन। तो जो ये फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्र माइनस वन ओवर एक्स माइनस वन, ये फंक्शन क्या करेगा, ये सारे के सारे इस नेबरहुड को इसके अंदर मैप कर देगा। सो यहाँ पुट कर दो एप्सिलॉन। तो हमने प्रूव कर दिया कि एफ एक्स माइनस टू का मॉड लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर जीरो लेस देन एक्स माइनस वन लेस देन delta. So therefore, limit of fx when x tend to 2 is this number. Uh, yes, when x tend to 1 is 2. अच्छा, अब कुछ क्वेश्चन करते हैं जहां पे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो। अब अगर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है तो इसका मतलब हमने क्या प्रूव करना है, हमने प्रूव करना है कि फॉर सर्टन नेबरहुड ऑफ दिस पॉइंट एल we cannot find neighborhood here whose image lies inside this thing। तो ये जो मैं अभी कॉम्प्लिकेटेड चीज बोला हूं, इस कॉम्प्लिकेटेड चीज के लिए कॉशी क्राइटेरिया थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म है टू प्रूव द सर्टन लिमिट डजंट एग्जिस्ट। तो वो कॉशी क्राइटेरिया क्या है, मैं पहले वो लिख दूं, उसको यूज करके हम प्रूव करेंगे कि लिमिट्स जो है कुछ एग्जिस्ट क्यों नहीं करती। कॉशीज क्राइटेरिया, कौशी ने ये कहा कि लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स टेंड टू सी एग्जिस्ट्स इफ फॉर एनी गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट्स some delta greater than zero such that whenever this x1 minus c का mod लेस देन डेल्टा, जीरो लेस देन x2 माइनस c mod लेस देन डेल्टा, we have fx1 minus fx2 mod लेस देन एप्सिलॉन। ये ऊपर वाली डेफिनेशन से थोड़ी सी डेफिनेशन ये अलग है कि पहली बात तो ये है कि इसमें सिर्फ ये दिया हुआ है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ऊपर वाले केस में लिमिट की वैल्यू दी हुई थी कि लिमिट एल थी। अब मान लीजिए मेरे को पता नहीं है कि लिमिट कितनी है, तो इधर वाला जो पोर्शन था एल जिसकी हम एप्सिलॉन नेबरहुड एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन करते थे, तो ये पार्ट तो इधर आएगा नहीं। इधर सिर्फ डोमेन वाली चीज है। वो कहता है कि अगर आप ऐसा नेबरहुड इधर फाइंड आउट कर सकते हैं सी माइनस डेल्टा टू सी प्लस डेल्टा सच दैट वेन एवर x1 x2 2 points we choose from this neighborhood। मान लीजिए मैंने एक x1 चूज किया, एक x2 चूज किया, तो वो x1 x2 कैसे होने चाहिए कि इस x1 पे f कैलकुलेट कर दो, x2 का इमेज कैलकुलेट कर दो f x2, इन दो इमेजेस का डिफरेंस
अगर लेस देन एप्सिलन आए फॉर एनी पेयर x1 x2 here, then we shall say that limit of fx x टेंड टू c exists. और अगर मैं कोई दो पॉइंट ऐसे फाइंड आउट कर दूं जिसके लिए ये लेस देन एप्सिलन की बजाय ग्रेटर देन एप्सिलन आ जाए, तो मैं कह दूंगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. तो अब जो डज नॉट एग्जिस्ट वाले क्वेश्चन है वो इस फॉर्मूले को यूज करके प्रूव करेंगे कि एवरी टाइम आई विल टेक ए डेल्टा नेबरहुड ऑफ पॉइंट सी एंड आई विल चूज टू पॉइंट्स x1 x2 in this neighborhood such that fx1 minus fx2 will be greater than epsilon. तो जैसे वो ग्रेटर देन एप्सिलॉन आ जाएगा हम कह देंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. तो अब डजंट एग्जिस्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं. लिमिट 1 over x minus 1 x टेंड टू 1 डज नॉट एग्जिस्ट. ये लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती. तो अब मैंने ये शो करके बताना है कि फॉर सर्टन एप्सिलन, for certain epsilon, I cannot find a delta neighborhood of C for which this thing is true. तो इसको फॉल्स करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को दो x1 x2 आपको ऐसे दिखाने पड़ेंगे वेयर दिस डिफरेंस इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन फॉर सम एप्सिलॉन. लेट x1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 ओवर n and x2 is equal to 1 माइनस 1 ओवर n. और उसके साथ कहता हूं कि चूज n so large that जो ये 1 ओवर n है this becomes less than delta. 1 over n becomes less than delta for any given delta. ये मैं क्या करने जा रहा हूं, देखिए ये मेरा फंक्शन है, इसकी मैंने लिमिट 1 पे कैलकुलेट करनी है और शो करना कि एग्जिस्ट नहीं करनी. तो 1 की नेबरहुड में मैंने आपको दो पॉइंट देने हैं. 1 की नेबरहुड कौन सी है, जो c प्लस डेल्टा और c माइनस डेल्टा मीन्स 1 प्लस डेल्टा और 1 माइनस डेल्टा. इस नेबरहुड में मैंने आपको दो पॉइंट फाइंड आउट करके बताने हैं x1 x2 फॉर विच दिस डिफरेंस इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन आ जाए फॉर सर्टेन एप्सिलॉन. तो मैं दो पॉइंट कौन से चूज कर रहा हूं, मैं दो पॉइंट चूज कर रहा हूं. एक तो मैंने चूज कर लिया 1 माइनस 1 ओवर n और एक चूज कर लिया 1 प्लस 1 ओवर n. तो अब मैं ये इंश्योर करना चाह रहा हूं कि ये जो मैंने दो पॉइंट चूज किए हैं वो मेरे इस डेल्टा नेबरहुड के अंदर आने चाहिए. तो वो तभी अंदर आएंगे अगर मैं अपना n इतना लार्ज कर दूं कि 1 ओवर n इज लेस देन डेल्टा. अब दोनों साइड पे मैं 1 1 ऐड कर दूं तो इसका मतलब हो जाएगा 1 प्लस 1 ओवर n विल बी लेस देन 1 प्लस डेल्टा. तो वो 1 प्लस डेल्टा से 1 प्लस n छोटा हो जाएगा और 1 माइनस 1 बाई n तो इससे भी छोटा है, तो वो भी इसके अंदर आ जाएगा. नाउ कंसिडर f(x1) माइनस f(x2) का मॉड. दिस थिंग इज इक्वल टू f of 1 plus 1 by n माइनस f of 1 माइनस 1 by n का मॉड. फंक्शन मेरे को क्या दिया है कि जितना x लिखा है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करके उसका रेसिप्रोकल कर देना है. तो अब क्या करें कि जितना यहाँ पे नंबर लिखा है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करके उसका रेसिप्रोकल कर देना है. तो इधर मेरे पास आंसर आ जाएगा n. और यहाँ पे आंसर कितना आएगा, इधर मैं कहता हूं कि 1 सब्ट्रैक्ट करके इसका रेसिप्रोकल कर देना है, इधर आंसर आ जाएगा -n. दिस थिंग इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 2n.
सो n इज पॉजिटिव नंबर, तो पॉजिटिव का जो मॉड है वो सेम नंबर होगा 2n। अब देखिए, मैंने यहां पे कहा था कि टेक n सो लार्ज दैट इट्स रेसिप्रोकल बिकम्स लेस देन डेल्टा। तो इसका मतलब n एटलीस्ट 1 से तो बड़ा है, इसका मतलब ये 2n 2 से तो बड़ा है। तो मैंने ये प्रूव कर दिया कि f(x1 माइनस f(x2) का मॉड इज ग्रेटर देन 2। प्रूव मैंने ये करना था कि f(x1 माइनस f(x2) इज ग्रेटर देन सम एप्सिलन। तो मैं कहता हूं कि लेट एप्सिलन इज इक्वल टू 1। तो आई हैव शोन दैट f(x2 माइनस f(x1) इज ग्रेटर देन एप्सिलन वेन एवर 0 लेस देन x माइनस सी, जो x1 माइनस सी का मॉड लेस देन डेल्टा, एंड x2 माइनस 1 का मॉड लेस देन डेल्टा फॉर ऑल डेल्टा। अब मैं कहता हूं कि लेट f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस सी cos 1 over x minus c, show that limit of fx x tend to c 0 में एक ये है कि लिमिट cos 1 over x minus c x tend to c, this limit does not exist, does not exist। तो एक ये एग्जिस्ट नहीं कर रही, और जिसको x माइनस सी से मल्टीप्लाई किया हुआ है ये लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है और उसकी वैल्यू 0 है। तो ये दोनों करके देखते हैं। जो पहले वाला है उसके लिए तो करना है कि गिवन एप्सिलन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा, वो हमने फाइंड आउट करना है सच दैट वेन एवर 0 लेस देन x माइनस सी का मॉड लेस देन डेल्टा, वी हैव एफ एक्स माइनस एल का मॉड इज इक्वल टू दिया हुआ है x माइनस सी कॉस 1/x माइनस सी माइनस एल की वैल्यू भी 0 दी हुई है, 0 का मॉड दिस थिंग इज इक्वल टू, मॉड अलग अलग कर दे तो यहाँ पे x माइनस सी का मॉड इंटू कॉस 1/x माइनस सी का मॉड। अब आपको पता है कि साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन जो है वो बाउंडेड अबव है, इनकी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। सो दिस इज लेस देन और इक्वल टू x माइनस सी एज इट इज, और ये जो है इसकी जगह पे 1 लगा दिया कि ये 1 से छोटा रहेगा, x को जो मर्जी पुट करता रहूं। और जो x माइनस सी का मॉड है वो यहाँ पे दिया हुआ है कि दिस थिंग इज लेस देन डेल्टा, तो इसको मैंने लेस देन डेल्टा कर दिया। तो मैंने प्रूव कर दिया कि एफ एक्स माइनस एल का मॉड लेस देन डेल्टा है, पर ऊपर डेल्टा के लिए एक स्पेस भी छोड़ा हुआ है। तो अब मैं कहता हूं कि फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन सच दैट वेन एवर दिस थिंग हैपन्स वी हैव एफ एक्स माइनस एल का मॉड less than epsilon, therefore limit of fx x tend to c is l। l यहाँ पे 0 है, तो हमने प्रूव कर दिया कि ये लिमिट 0 है। अब दूसरे वाले केस में ये प्रूव करना है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इधर क्या डिफरेंस है कि मैंने ये जो x माइनस सी से मल्टीप्लाई किया हुआ है वो x माइनस सी हटा दिया है, खाली cos 1/x-c है। तो ये शो करना है कि दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हुए मैंने ये कहता हूं कि ये c है, इसकी नेबरहुड c माइनस डेल्टा और c प्लस डेल्टा, इसमें दो पॉइंट चूज करके दिखाने हैं x1 x2 फॉर विच f(x1 माइनस f(x2) इज ग्रेटर देन एप्सिलन आ जाए फॉर सम एप्सिलन।
अच्छा जी, तो अब ये कैसे चूज करें दो पॉइंट। अब मैं कहता हूं कि लेट x1 इज इक्वल टू c प्लस 1/n पाई एंड x2 इज इक्वल टू c माइनस एक बार यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 2n पाई और इधर ले लेता हूँ 2n+1 पाई। तो यहाँ पे भी मैं अभी ये इंश्योर करना है कि पहले तो जो मैं ये पॉइंट ले रहा हूँ ये पॉइंट मेरे इस इंटरवल के अंदर आने चाहिए। ये नहीं है कि कोई भी पॉइंट ले लो। तो इसके अंदर लेके आने के लिए मैं ये क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि चूज n so large that this 1/2n pi becomes less than delta। वो भी फिर आर्किमिडीज प्रिंसिपल लगा के मैं ये ऐसा चूज कर सकता हूँ। अब अगर मैंने एक बार एन जैसे जैसे एन इंक्रीज करेंगे 1/that एन विल बिकम लेस एंड लेस। तो इतना लेस बना दो कि गिवन डेल्टा से भी लेस हो जाए। अब इसके दोनों साइड अगर मैं सी ऐड कर दूंगा, c+1/2n पाई विल बी लेस देन c+ डेल्टा, तो ये पॉइंट इसके अंदर आ जाएगा। सिमिलरली दूसरा मैं कह रहा हूं कि 2n+1 पाई, इसको भी इतना चूज करें एन को कि ये चीज लेस देन डेल्टा आ जाए। और ये सी माइनस दिस थिंग विल ऑल्सो लाई इन दिस इंटरवल। अब ये जो दो पॉइंट चूज किए हैं इन दो पॉइंट पे ये f(x1 - f(x2) कैलकुलेट करें। इज इक्वल टू f(x1) का आंसर कितना आएगा, मेरे पास जो फंक्शन दिया हुआ है फंक्शन में क्या करना है कि अगर x दिया है तो x में से एक c माइनस करके उसका रेसिप्रोकल करके तो कॉस लगा देना है, cos 1/x1 - c माइनस cos 1/x2 - c। दिस थिंग इज इक्वल टू cos 1/x1 - c। अब यहाँ पे x1 - c और x2 - c ये कितना आएगा, x1 - c होगा 1/2n पाई। और x1 - c रेसिप्रोकल में है तो उसका रेसिप्रोकल कर दो, यहाँ पे आ जाएगा 2n पाई माइनस कॉस x2 - c इधर से करेंगे ये 2n+1 पाई आएगा, रेसिप्रोकल कर देंगे तो -2n+1 पाई आएगा। बट कॉस माइनस थीटा इज सेम एज कॉस थीटा, सो 2n+1 पाई ये आ जाएगा। अब cos 2 पाई 4 पाई 6 पाई इवन इन मल्टीपल ऑफ पाई करें ना तो कॉस का आंसर 1 आता है। ऑड मल्टीपल करें पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई तो उसका आंसर -1 आता है। तो ये जो मेरा डिफरेंस है दिस डिफरेंस बिकम्स नाउ 2। सो दिस इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन इफ आई पिक एप्सिलॉन इक्वल टू 1। तो मैंने ये शो कर दिया कि f(x1 - f(x2) का मॉड इज ग्रेटर देन 2 whenever this thing happens। Take any delta corresponding to that delta I can choose x1 and x2 such that f(x1 - f(x2) is greater than epsilon। Therefore this limit does not exist।